हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आपकी आज की क्लास होने वाली है प्रीवियस ईयर सीटेट हिंदी के क्वेश्चनों की, जो कि अगस्त 2023 पेपर सेकंड में भाषा सेकंड यानी हिंदी के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम लोग की उसकी क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, रिकमेंड जरूर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। तो आपको बताना है कक्षा पुस्तकालय, पठन कोना, कक्षाई प्रक्रिया या शब्द दीवार। तो 121 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कक्षाई प्रक्रियाएं। संसाधन नहीं है पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कक्षाई प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। अभिकथन दिया गया है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। और इसका तर्क दिया गया है, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों की विविधता होती है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। कहा गया किस विधि में शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संप्रेषणात्मक तथा भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कार्य आधारित अधिगम, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि। तो आपको बताना 123 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 है। दिया गया है चेतन की भाषा प्रथम भाषा भोजपुरी है। वह तमिलनाडु गया, वह अब भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। तब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है। तो यह स्थिति किस बात की घोतक है। कोड मिक्सिंग, श्रवणात्मक द्विभाषावाद, कोड स्विचिंग या द्विभाषावाद। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक द्विभाषावाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। शिक्षार्थियों को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, व्याकरण संरचनाओं का शिक्षण, भाषानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अनुमान लगाने से संबंधित कार्यों का प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। आपको बताना है प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद करना, पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद करना उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, अंग्रेजी भारत में एक सहराजकीय भाषा है। कथन दिया गया, भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। आपको बताना ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 है। दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा सांकेतिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सामाजिक है, भाषा व्यवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा गया तो भाषा स्थिर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क दिया गया। कथन दिया गया, पहले ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। दूसरा दिया गया, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों की जानी गई भाषा से नई भाषा के संबंधितता स्थापित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो आपको बताना ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। कहा गया कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के लिए रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा। आपको बताना प्रश्न स्वरूप, सकारात्मक, आदेश सूचक, तुलनात्मक या भूतकाल। तो 130 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सकारात्मक आदेश सूचक। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। एक पाठ्य योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थी को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? रिपोर्ट, वर्णन, आलेख, आर्टिफिशियल या आर्टिकल, माफ कीजिएगा, यस, पत्र। तो 131 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका पत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। 132 में कहा गया है एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे ये कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए कि जो इस गतिविधि से मेल खाता है। विश्लेषण करना, सृजित करना, तर्क देना या कल्पना करना। तो 132 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सृजित करना इससे मेल खाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है। जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर बाकी औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वो किस में संलग्न है? आपको बताना है। कोड मिश्रण, कोड परिवर्तन, बोलियां, सामाजिक भाषा विज्ञान। तो 133 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो किस में आते हैं? तो वो आते हैं कोड परिवर्तन में। ठीक है, 133 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। बच्चे के अपने समुदाय से दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? अनुकूलन, आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, भाषा समाजीकरण, सांस्कृतिकरण एंड कल्चरेशन। तो 134 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका भाषा समाजीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। दिया गया है शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? नंबर 1 है शब्दकोशी बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। दूसरा, सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना। तीसरा, उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप में तैयार करना। ठीक है, 135 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शब्दकोशी बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 से 42 तक आपको गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है। ठीक है, आइए गद्यांश पढ़ते हैं। दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। यदि पेट के नीचे कंध स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अधिकतर हमारा प्राण छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता है। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दें तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी। मन का तनाव समाप्त हो जाएगा। भय, घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में सहायक होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया, प्राण से बहना चाहिए, तीव्र गति से, धीमी गति से, मंद रूप से या गहराई से। तो 136 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गहराई से प्राण से बहना चाहिए। ठीक है, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव बनने के लिए क्या आवश्यक है? प्राणवायु का धीमे और नीचे बहना, प्राणवायु का गहराई और देर तक बहना, प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना, प्राणवायु का तेज और गहराई से बहना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है। यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? आपको बताना है तो क्या नहीं होगा। तो 138 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भय से मुक्ति मिलना, रचनात्मक का विकास होना, घबराहट से बुद्धि होना, मन का तनाव दूर होना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घबराहट से दूर होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है। दिया गया है प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना डैश में सहायता करता है। तो आपको बताना किस में सहायता करता है? अभ्यास मुक्त होने में, ध्यान लगाने, इच्छा पूर्ण करने, व्यवहार बढ़ाने में। तो 139 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान लगाने में। ठीक है, सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 140 है। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग, ध्यान, प्राणवायु और अभ्यास। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वो क्या है आपका? वो है आपकी प्राणवायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विशेषण शब्द है धैर्य, मन, शांत, घबराहट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द जो है वो आपका शांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द है। आपको बताना है कि सुनिश्चित में क्या उपसर्ग और मूल शब्द है। सुनिश्चितता, सुधन निश्चित, साधन निश्चित, सुनिधन निश्चित। तो आपको बताना है। तो 142 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका सु जो है इसमें उपसर्ग और निश्चित इसमें मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को यानी 143 से 150 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो इस तरह के बदलाव हुए मशीनों के आने से हमारी पीढ़ी ना तो मशीनों को इंसान से कंप्यूटर के हवाले होते देखा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आग की खोज ने जिंदगी बदली तो पहिए के आविष्कार ने सभ्यताओं को जन्म दिया। अभी चैट जीपीटी और ब्रॉड जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आधारित प्लेटफॉर्म आए हैं तो हाहाकार मच रहा है। समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का सबसे बड़ा फर्क मानवता का है। एआई आने वाले वक्त में जो भी करने वाला है वह आज के इंसान की सोच का प्रतिबिंब ही होगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि वाइट कलर यानी जॉब यानी इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर, वकील, डिजाइनर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की दुनिया सिमटने वाली है। स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, परीक्षा, कोचिंग, अस्पताल, लैब और तकनीकी से जुड़े हर तबके पर असर पड़ने वाला है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों की जॉब इससे प्रभावित होने वाली है। चैट जीपीटी और इस जैसे दूसरे एआई प्लेटफॉर्म की खासियत बात यह है कि आपके हर सवाल का जवाब ये सेकंड में दे सकते हैं। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में एआई की मदद लेनी शुरू कर दी है। भविष्य की चिंताओं से जुड़े सबसे बड़े सवाल यहीं से पैदा होते हैं नज़र आ रहे हैं कि आखिर मेधा और मेधावी को तय करने वाले इम्तिहान अब कैसे होंगे। क्या शिक्षकों को ज्ञान एआई का मुकाबला कर पाएगा? आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण व्यास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है मेधा, तकनीकी, कंप्यूटर और विकास। तो आपको बताना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो 143 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो पड़ता है मेधा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 है। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया है। इसका कारण नहीं है, आपको नहीं बताना है तो नहीं को मार्क कर लीजिएगा। कम समय में अधिक ज्ञान मिलता है, हर सवाल का जवाब मिलता है, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलते हैं। तो 144 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवीय गुणों से पिछड़ा हुआ है, प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा, अधिक ज्ञानी व मशीनी है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। तो 145 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। कहा गया है गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। तो 146 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? उत्तर मानवता, ज्ञान, तकनीकी। तो 147 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मानवता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है? नौकरी, अस्पताल, चैट जीपीटी, डिजाइनर। तो 148 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो वो रहेगा चैट जीपीटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 से समूह से भिन्न शब्द है मेधा, एक्सपर्ट, चैट जीपीटी, एग्जाम। तो 149 का राइट आंसर क्या रहेगा? मेधा। ठीक है, 150 में क्वेश्चन है इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है। आपको बताना प्रभावित, उपस्थित, प्रत्येक और निश्चित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो क्या शब्द है? वो है प्रभावित। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भाषा फर्स्ट है हिंदी। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही एवं सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को कैप्शन यानी शीर्षक के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग के लिए प्रोत्साहन करना, सक्रिय रूप से देखना और सुनना, इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना, मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा करना। ठीक है, तो 91 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि श्रवण युक्तियों, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, 91 का राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। दिया गया है निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया। अभिकथन दिया गया है कि अपने प्रारंभिक बालावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा यानी क्रियाओं यानी वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। और इसका तर्क दिया गया उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। आपको बताना ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है।
एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी पुस्तक निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है और उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। आपको बताना, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब सुनती हूँ तो भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। दिया गया है, शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो इसमें दिया गया संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि संदर्भ सामग्री की मदद से आप उसके अर्थ को समझने में सहायता ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग जिसके आकलन के लिए किया जाता है। तो आपको बताना, पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता। दूसरा दिया गया, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। तीसरा दिया गया, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। और चौथा दिया गया, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु। तो 95 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु जो हैं वो नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग करके आकलन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया, निपुणता सदैव परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, विद्यार्थियों की पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कि भाषा का वह स्तर जहाँ विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, निपुणता परीक्षण सदैव इसी के लिए किया जाता है। ठीक है, 96 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। दिया गया, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है आपको बताना है। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर आपको हो जाएगा कि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना अध्यापक का मंतव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 है। दिया गया है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस क्रिया द्वारा कौशल का कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? आपको बताना, पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल और श्रवण कौशल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लेखन कौशल। ठीक है, विद्यार्थी मानस मंथन करेंगे, संयोजन करेंगे, प्रारूपण करेंगे, संपादन करेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा लेखन कौशल रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। इसका तर्क दिया गया है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। आपको बताना, ए और आर दोनों सही हैं, इसका आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है। दिया गया भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो आपको बताना कि भाषा कौशल आप किस तरीके से सर्वाधिक सीख सकते हैं। चुनौती और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे तरीका है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? समावेशी युक्तियों के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थी को क्या करने के लिए कहना चाहिए। तो आपको बताना, एक ऐसी घटना साझा करें जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, पाठ्य वस्तु में आय, क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ, वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो, कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि एक ऐसी घटना के बारे में घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है, दिया गया है कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को सुमनत कर रही है। आपको बताना, गहन पठन, साझा पठन, विस्तृत पठन या निर्देशित पठन। तो 103 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह जो है वह विस्तृत पठन को समन्वित कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। 104 में दिया गया है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। आपको बताना है, पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, तीसरा विद्यार्थियों का स्तर, चौथा सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो 104 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, दिया गया अध्यापिका ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का परीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। तो आपको बताना है, सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, दूसरा उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, तीसरा अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट, चौथा है चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। ठीक है। तो आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 105 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। ठीक है। अगले दिया गया निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्न, प्रश्न नंबर 106 से 111 पे सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए पहले कविता को पढ़ लेते हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं, अगर लक्ष्य जो साधा है तूने उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, दिया गया कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है। निष्ठा और इच्छा शक्ति, अनुकूल परिस्थितियां होना, स्वप्न देखना या धन संपदा का होना। तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर आपका हो जाएगा निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति है, मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती, मानव को सशक्त बताती है, सदैव बनी रहती है। तो आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 107 का क्या हो जाएगा, सदैव बनी रहती है सुख दुख और आशा निराशा की स्थितियाँ। शहर का अर्थ है, आपको बताना है सुबह, रात, शाम, निराशा। तो शहर का क्या अर्थ है, शहर का अर्थ सुबह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। घर लक्ष्य जो साधा है तूने, जिन्हें अपने सपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो 109 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चल कश्ती उठा सागर में उतर। इस पंक्ति ने मनुष्य के मनोबल को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। जो साधा है तूने, सागर में उतर, एक दिन आएगी, है रात अंधेरी। तो 110 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सागर में उतर। ठीक है। फिक्र का समानार्थी क्या है, चिता, चुनौती, चिंता या डरना। तो फिक्र का समानार्थी जो है वो है आपका चिंता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 112 से 120 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कहते हैं, मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर में लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही अपने लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों भक्ति मार्ग को मजबूत करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे।
वाक्य में रेखांकित अंश में किस दौर की लोगों की चर्चा की? इस दौर के लोग को रेखांकित कर दिया, आपको बताना है। बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, मानव इतिहास के नाम दर्ज करने वाले लोगों की, तीसरा दिया है 9-10 हज़ार वर्ष पूर्व के लोगों की, चौथा दिया गया मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 112 का, कि 9-10 हज़ार वर्ष पूर्व लोगों की। ठीक है, ये आपने गद्यांशों पर पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। दिया गया भक्ति योग का महत्व है आपको बताना। वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्रगति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, कर्म योग की प्रगति में। तो 113 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा कि वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। ठीक है, भक्ति योग का महत्व है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 114 है। दिया गया है डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। आपको खाली स्थान पर भरना है। भक्ति योग एवं ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। तो आपको बताना है। तो 114 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कर्मयोग एवं ज्ञान योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है? कर्मयोग का, ज्ञान योग का, आध्यात्मिकता का, बौद्धिक दृष्टिकोण का। तो क्वेश्चन नंबर 115 का क्या हो जाएगा कि आध्यात्मिकता का महत्व सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है आपको बताना भक्ति का, ज्ञान का, राज का, कर्म का। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? तो आपको बताना मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कर्म मार्ग की, मानव विकास की। तो 117 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मानसिक विकास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। विशेषण विशेषण शब्द का विशेषण विशेष का उदाहरण है सबसे बुद्धिमान, उज्ज्वल पक्ष, मानव इतिहास, अधिक तेजी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उज्ज्वल पक्ष। ठीक है, 119 क्वेश्चन है। सापेक्ष का विलोम शब्द आपको बताना। निरापेक्ष, असापेक्ष, निरपेक्ष, अनापेक्ष। तो सापेक्ष का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा निरपेक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है। समूह से भिन्न शब्द है आपको बताना। समूह से भिन्न शब्द क्या है? साल, मदद, तेजी, कर्म। तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्म। दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में, यानी क्वेश्चन नंबर 121 से 127 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। कहा गया सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दिया गया जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय है। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल सुख रोकता है। सुख चाहिए तो पाप से मुक्त होने की इच्छा जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं, और जब पाप नहीं तो वहाँ दुख नहीं। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख को अनंत होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। ठीक है, तो अब आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊपर हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 121 गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है आपको बताना अभाव का, स्वभाव का, पीड़ा का या तनाव का। तो आपको बताना है कि गद्यांश का सबसे बड़ा दुख क्या है? तो वो किसका है? सबसे बड़ा दुख जो है वो तनाव का। ठीक है, 121 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। पूछा गया सबसे बड़ी भूल है आपको बताना सुख पाने के लिए गलत काम करना, सुख पाने के लिए साधना करना, दुख से छुटकारे के लिए संन्यास लेना, दुख से दूर भागकर और एकांतवश। तो आपको बताना सबसे बड़ी भूल क्या है? तो सबसे बड़ी भूल क्या है? सुख पाने के लिए गलत काम करना। ठीक है, ये सबसे बड़ी भूल है। तो 122 का आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है। 123 में दिया गया है कि सुख कहाँ होता है? आपको बताना जहाँ मानवता नहीं होती, जहाँ धन संपदा हो, जहाँ धर्म होता है, जहाँ सुखी लोग रहते हैं। तो सुख जो है कहाँ होता है? जहाँ धर्म होता है वहाँ पे सुख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के लिए मूल विषय में शामिल नहीं आपको बताना है दंड, सुख, दुख, धर्म। इनमें से कौन सा गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है? तो वो क्या नहीं है? वो दंड शामिल नहीं है। ठीक है, 124 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गलत कार्य करने से की हानि होती है। तो आपको बताना पाप, सुख, दुख या सम्मान। तो गलत कार्य करने से किसकी हानि होती है? तो गलत कार्य करने से जो है वो सुख की हानि होती है। ठीक है, 125 का आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में एक प्रत्यय
का प्रयोग संभव है। तो आपको पता है कि प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो आप सभी शब्दों में लगा के देख लीजिए। जैसे धर्म में एक लगाएंगे तो धार्मिक हो जाएगा, सुख में एक लगाएंगे तो सुखिक, कोई मतलब सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, ना ही दुख में ना ही पाप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो एक प्रत्यय का प्रयोग संभव है वो केवल धर्म में है। ठीक है, 126 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, समूह से भिन्न शब्द है, आपको बताना है धर्म सुख दुख पापी। तो आपने गद्यांश पढ़ा था कि उसमें दिया गया था तो धर्म सुख दुख दिया गया था, लेकिन पापी नहीं दिया गया था, तो यही समूह से भिन्न हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूरे प्रश्न को पूछे गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर का विकल्प चुनिए। तो आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भारत में पर्व उत्सव और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इनके जरिए न सिर्फ संस्कृति समृद्ध होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलती है। मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया है। मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है। संगाई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्री को भी आकर्षित करते हैं। इस बार का आयोजन पहले से और भी ज़्यादा भव्य स्वरूप में सामने आया है, जो मणिपुर के लोगों की भावना और उनके जज्बे को दिखाता है। यह महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित था, लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया है। जब ऐसे आयोजनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है तभी इसकी पूरी क्षमता सामने आती है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया था उत्तर पूर्व राज्यों में, सभी राज्यों में, मणिपुर या संघाई। तो 128 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका कहाँ किया गया था, संघाई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। पूछा गया है कि भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। संघर्ष, त्योहार, उत्सव और मेले। तो आपको बताना है तो क्या शामिल नहीं है, वो संघर्ष शामिल नहीं है। ठीक है, 129 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 130 मणिपुर के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है कला और कारीगरी, स्थानीय उद्योग, प्राकृतिक सौंदर्य, उत्सव और महोत्सव। तो 130 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य। आपने ऊपर पदार्थ में पढ़ा था कि मणिपुर में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। 131 में कहा गया है कि संगाई महोत्सव के आयोजन से डैश को भी लाभ मिलता है, किसको, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक उत्सव, विदेशी पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य। तो 131 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था को ही संगाई महोत्सव से आयोजन को लाभ मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 132। पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है। आपको बताना, पहले मणिपुर में अब दक्षिण भारत में, पहले इम्फाल में अब पूरे उत्तर पूर्व में, पहले केवल इम्फाल में अब पूरे राज्य में, मणिपुर में और उत्तर भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले केवल इम्फाल में और अब पूरे राज्य में। ठीक है, 132 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर है महोत्सव का संधि विच्छेद है, आपको बताना महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है। महधन उत्सव, महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महान धन उत्सव। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा महाधन उत्सव। ठीक है, और इनको दोनों को मिलाने पे बन जाएगा महोत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इत प्रत्यय का उदाहरण है, आपको बताना कि इत प्रत्यय इन शब्दों में कौन से में, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृति या आकर्षित। ठीक है, तो आपको बताना 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकर्षित। ठीक है, इसमें इत प्रत्यय है आपका। ठीक है, प्राकृतिक में तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई है, स्थानीय कलाओं की, महोत्सव की, मणिपुर की, सांस्कृतिक समृद्धि की। तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गद्यांश में जो है किसकी क्षमता, महोत्सव की क्षमता सामने आने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 136 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्राकृतिक प्रतिक्रिया यानी टीपीआर विधि का ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो आपको बताना है कि क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गतिविधि ना करवाकर प्रश्न पूछे जाए और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियाँ करनी चाहिए, ऐसी गतिविधियाँ कराएं जो अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके, जोड़ों या समूह में काम करने के मौके दें। कक्षा में कुछ श्रविक संबंधी गतिविधियाँ करवाई जाए। तो आपको बताना 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियाँ करवानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। दिया गया है कि व्याकरण सिखाने का उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सिखाने से संबंधित है। तो आपको बताना है व्याकरण अनुवाद, निगमनात्मक, आगमनात्मक या संप्रेषणात्मक। तो 137 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निगमनात्मक व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम है, यानी ये जो है निगमनात्मक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। पूछा गया एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थी को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापक द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों की लिखावट पर, विषय वस्तु की सटीकता, विषय वस्तु में प्रभा और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो 138 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? विषय वस्तु की प्रभावता पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139 है। पूछा गया है कि टॉप डाउन से आशा है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी यानी बॉटम अप से क्या आशा है? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार का ध्यान देना, पठन पूर्व पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना बॉटम अप के आशा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 पे। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी को निर्देश देना, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न वर्ग समूह बनाना। ठीक है। तो 140 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना प्राथमिक दायित्व होना चाहिए भाषा अध्यापक का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। पूछेगा एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसी सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है? उद्गामी समाधान कौशल, उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल, उद्गामी पाठ्यचर्या या उद्गामी गुणधर्म। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका उद्गामी यानी इमरजेंट साक्षरता कौशल। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में प्रवेश की कोई भूमिका नहीं होती। इसका तर्क दिया गया भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आपको बताना है कि ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही नहीं है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो 142 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है। पहला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है, 143 है। दिया गया है पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिस शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भ के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, अधोमुखी यानी बाटामुखागम और समग्र भाषा उपागम। तो 143 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको क्या कहा जाता है? उसको समग्र भाषा उपागम कहा जाता है। पठन सिखाने के उस तरीकों को जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भ अनुसार समझने पर बल दिया जाएगा उसको समग्र भाषा उपागम कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 144। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? आपको बताना है। अधिभाषिक योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, निपुण वक्ता या उद्गामी साक्षरता। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे अधिभाषिक योग्यता यानी विचार विमर्श। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। कहा गया एक कक्षा में एक माँ ने कक्षा 11 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने, ये कैसे संभव है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना। रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बलन देते हैं। तो 145 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा कि मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। पूछा गया है प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। ये युक्ति क्या कहलाती है? आपको बताना है। कथावचन, मॉडल पठन, साझा पठन या संभाषिक पठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संभाषिक पठन जो है ये कहलाती है। 140 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? आपको बताना है कि शिक्षार्थियों को वह सुनने के लिए कहना और जिससे वे निष्क्रिय होकर सुने। तो निष्क्रिय वाले का तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा से बाहर सतत रूप से बात करके अन्य भाषिक कौशलों को समृद्ध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा दिया गया है शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सकें। तो 147 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 4। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तर्क दिया गया, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है, भाषा अधिगम की प्राकृतिक और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुपयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कहते हैं? आपको बताना युक्ति, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, उपागम। तो 149 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं हम? उपागम। ठीक है, 149 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 150, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? आपको बताना है, परिवर्तन से संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है। तो आपको बताना ये क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन। तो पहला क्वेश्चन क्या है दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, दिया गया है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। दिया गया, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो आपको बताना है, परभाषा व्यवहार यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग है, याद करना, पुनरावृत्ति, दोहराना या स्वनिरीक्षण। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका स्वनिरीक्षण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, दिया गया, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। ये मेरी नाक है, मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के किस अंग का नाम लेते हैं, उस अंग को स्पर्श भी करते हैं? अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? आपको बताना है, विभिन्न दर्शनग्राही, भव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा समग्र भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है, सहपाठी आकलन, स्व आकलन, पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक या पठन आकलन। तो 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है वो सहपाठी आकलन है। ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। विद्यार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थियों की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। दूसरा, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तीसरा, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। चौथा, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, यानी कि मैं उसी काम को कर भी रही हूँ और उसी काम को पढ़ भी रही हूँ। तो ठीक है, ये गतिबोधक तरीके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 माफ़ कीजिएगा, 94, अच्छा इधर आ गया। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क दिया गया, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आपको बताना है कि ए गलत है परंतु आर सही है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप से जाना जाता है? आपको बताना है, वाक्यगत, प्रकृतिवादी, अर्थगत या उपयोगितावादी। तो 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपयोगितावादी, क्योंकि वह भाषा की उपयोगिता को जानता है कि किस समय पर किस व्यक्ति से किस तरह से और किस भाषा में बात करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। दिया गया है
कि एक माँ ने अपनी इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसने प्रतिद्वंद्वित्व यानी मेल खाना होता है। तो आपको बताना है बहुभाषावाद, सहजवाद, व्यवहारवाद या रचनावाद। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। ठीक है, ये जो है वो व्यवहारवाद से मेल खाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहा गया है कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्राप्त प्रदान करता है। तो आपको बताना उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठ्य चर्चा या उद्गामी गुणधर्म। तो आपको बताना कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जब बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं, ठीक है, और बाद में जो है वो अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनको उद्गामी साक्षरता कौशल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें दिया गया है एक दादा या नानी, दादी नानी, एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वे उन्हें पुस्तकों पर नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप से जाना जाता है? तो आपको बताना है स्वसर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन या संभाषित पठन। तो क्वेश्चन 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं संभाषित पठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है। पूछा गया पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनियमन से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोगामी यानी टॉप डाउन उपागम, अधोमुखी यानी बॉटम अप उपागम, समग्र भाषा उपागम। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा अधोमुखी, बॉटम अप उपागम। ठीक है, यानी नीचे से लेके ऊपर की तरफ क्योंकि स्वनिम जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है। इसमें दिया गया है कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कथन दिया गया है ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क दिया जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तो यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती। तो आपको बताना ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपको बताना कि क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? तो आपको बताना है कि जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में स्वसर वाचन करें। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। काउंसलर के साथ विशेषज्ञ वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो आपको बताना 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिनसे मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। दिया गया है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? अध्यापिका सामपट पर शब्द का अर्थ लिखें और शिक्षार्थियों को उसे याद करवाने के लिए कहें। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताएं। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताएं। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। तो 103 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उन शब्दों का अर्थ समझाने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है। भाषा सीखना किससे संबंधित है? आपको बताना कौशल, अर्जन, प्रक्रिया या उत्पाद। तो भाषा सीखना जो है वो एक कौशल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है। ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप ऑप्शन पढ़ना। क्वेश्चन दिया गया पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, इससे मिलान करना है। ठीक है, तो पठन के तरीके दिए गए हैं और पाठक को क्या करना है अनुमान
तो नीचे दिया गया लेखक किसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। निष्कर्ष निकालने के सामने दिया, अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों में मदद चाहिए। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना दिया गया। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए देखना चाहिए कि सूचना किस तरह से संरचित की गई है। ज्ञान पठन दिया गया है कि भाषा वस्तु पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान दी गई है। पाठ्य सामग्री किस बारे में है, ये जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आपका 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको मिलाना है। तो इसका पहले का आपका क्या हो जाएगा, 105 का आपका, एक मिनट समझिएगा, पहले का आपका 5 में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। दूसरे का आपका पहला हो जाएगा और सी का आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। डी का आपका चौथा हो जाएगा, यानी ये आमने सामने हो जाएगा, सही है। ई का आपका थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अपने स्वार्थ संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञ सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि वे हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों, ठीक है, के प्रकाश को अलौकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हम बुराइयां अज्ञान के अंधकार में फैलती हैं, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, आपको दिया गया है। तो आपको बताना है दया, स्वार्थ, संस्कृति या स्वभाव। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दया, ठीक है। पहला दिया गया है हम बुराई के अंधकार में हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे तात्पर्य क्या है? अज्ञानी व्यक्ति बुराई फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं। अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। तो 107 का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगी, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। अगला क्वेश्चन है सुख दुख का कारण है, तो आपको बताना है सुख दुख का कारण क्या है? प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य या कर्म। तो सुख दुख का कारण जो है वो क्या है? कर्म है। हमारे कर्म ही सुख दुख का कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है दिया गया गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? सुख भोगना, सफाई करना, पुरुषार्थ या दुख भोगना। तो 109 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रायश्चित के साथ साथ मानव को पुरुषार्थ भी करना चाहिए, ठीक है। अगला है 110 मन की कोठरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य क्या है? मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना। तो 110 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मन से बुरे भावों का निष्कासन ही मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, दिया गया है जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना। तो आपको बताना है 111 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 112 है दिया गया स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ, प्रयोजन, स्वार्थ परायणता, परोपकार। तो परोपकार का तो अपरोपकार कृतज्ञ हो जाएगा, तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा आपका? निस्वार्थ, ठीक है। 112 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। दिया गया मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो आप इसका अलग अलग कर लीजिए, मानवीय में मानव मूल शब्द हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानवीय में ये प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, दिए गया कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? शुद्ध, अशुद्ध, सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान, अंधकार, अंधेरा। तो आपको बताना 114 का राइट आंसर कहते हैं कि सुख दुख एक दूसरे के विलोम है, अशुद्ध शुद्ध भी, ज्ञान अज्ञान भी, लेकिन अंधकार अंधेरा का समान अर्थ होता है। तो यही आपका समूह से अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आगे दिया गया है काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही सबसे उपयुक्त उत्तर दीजिए। तो पहले काव्यांश को पढ़ लेते हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर में समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो, ठीक है।
और अब दिया गया कविता का मुख्य स्वर है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? गौरव माथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति या स्वतंत्रता। तो कविता का मुख्य स्वर है वो स्त्री शक्ति है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, दिया गया कविता के अनुसार स्वतंत्र प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है, आपको बताना। औसत, संज्ञान योग्य, नगण्य, अप्रासंगिक। तो 116 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञान योग्य है। ठीक है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका जो है वो संज्ञान योग्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, दिया गया स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? सबला, नीव, अबला, गौरव। तो 117 का आपको बताना है कि किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो नहीं किया गया है अबला का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है? युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव, जननी हो संपूर्ण जगत की, कमज़ोर ना समझो। ठीक है, तो आपको बताना है कि 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा युग निर्माण तुम्हें करना है। ठीक है, 118 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। कविता के अनुसार स्त्री को गौरव गान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा। तो 119 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा कविता के अनुसार स्त्री को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना अनुप्रास, उपमा, रूपक या यमक। तो इसमें आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 99 तक दिए जाएंगे, आपको गद्यांश पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका उत्तर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया गया, इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रकृति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रकृति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व द्विपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक क्षण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की है। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की है। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की है वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। ठीक है, आइए हम लोग अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, पूछा गया विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। आपको ध्यान देना है, इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि नहीं है। तो रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग, मानव अस्तित्व और आध्यात्मिक दुनिया। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव अस्तित्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, जो कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, पूछा गया उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, संघर्ष रहित रहे और विद्रोह करे। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर आपने अभी गद्यांश शुक्र पढ़ा तो उसमें दिया गया था कि अपनी कमियों को जान ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य हैं, परिवर्तन अपरिवर्तकता को दर्शाते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो आपको बताना गद्यांश के अनुसार, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो ये जो रहेगा इसका राइट आंसर आपका परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, पूछा गया है अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आपको बताना है कि अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाने पर, ठीक है, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आध्यात्मिक। ठीक है, एक अगर प्रत्यय हम लगाएंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आध्यात्मिक। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय हम मानव में लगा सकते हैं। तो मानव में ये या आ, ये या अन, इत या आ, ये सु, तो आप लगा के देख लेंगे। ठीक है, तो मानव में अगर ये प्रत्यय लगाएंगे तो मानवीय, और आ उपसर्ग लगाएंगे, माफ़ कीजिएगा, और आ प्रत्यय लगाएंगे तो अमानवीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 95 का राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? आपको बताना आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय, भौतिक, सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, सांसारिक,
भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो आपको बताना है कि मानव के कौन से 3 पक्ष हैं, तो वो जो हैं भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, आदि मानव ने डैश क्षेत्र की प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र की प्रगति नहीं कर सका। आपको खाली स्थान में भरना है कि मानव, आदि मानव ने आध्यात्मिक, ठीक है, या भौतिक, या जो भी इसमें रहेगा तो आपको अपनी समझ से भरना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 97 का, कि मानव, आदि मानव ने, ठीक है, भौतिक क्षेत्रों में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति नहीं कर सका। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। आपको बताना है कि उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन, ये पुरस्कृत परिवर्तन। तो उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य आपका क्या है, महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, दिया गया प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो आपको बताना है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, सभी व्यवस्थित आदि मानवों के पास, या आदि मानवों के पास। तो 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदि मानवों के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आगे दिया गया है, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक दिए गए हैं आपको। ठीक है, कविता की पंक्तियों को पढ़ना है और उचित विकल्प का चयन करना है। तो आइए हम लोग कविता को पढ़ लेते हैं। कट गया है शीश पर, यह शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अनंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। आइए अब क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 है, दिया गया है कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया। आपको बताना है कि कविता में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बल जो दिया गया है वो सत्य पे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। देखिए ABC इसलिए नहीं बताते क्योंकि ऑप्शन पे नंबर पड़े हुए हैं और इसी तरह से आपके सीटेट एग्जाम में नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 101 है, अंधकार का प्रतीक नहीं है। आपको बताना है इनमें से किसका प्रतीक नहीं है, बुराई, निराशा, चुनौतियां या समाधान। ठीक है, तो 101 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाधान। ठीक है, अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 है, कविता के अनुसार राही की विशेषता है। आपको बताना है हर तरह से काम निकालना, हर तरह से मार्ग पर चलते रहना, हर परिस्थिति में विजयी रहना, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो आपको बताना है, ठीक है, कि कविता के अनुसार राही की विशेषता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। ठीक है, 102 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 103 में कहा गया कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि स्वाभिमान बना रहना चाहिए। समूह से भिन्न शब्द युग में आपको बताना है, हार का विहार, सत्य का असत्य, जय का पराजय, प्रकाश का अंधकार। तो शब्द युग में जो भिन्न है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हार का विहार। तो हार का विहार नहीं होगा, हार का विजय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, दिया गया इस कविता का मुख्य स्वर है। आपको बताना तमस, ओज, श्रृंगार या देशभक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस कविता का मुख्य स्वर जो है वो ओज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, कोझिकोड की एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। आपको बताना है मलयालम के 2 प्रकार हैं, मलयालम की क्षेत्रीय बोली हैं, मलयालम की सामाजिक बोली हैं, ये भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो 106 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मलयालम की सामाजिक बोली है। ठीक है, 106 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कहा है नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थी को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द समता के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाएं। परिवार, संबंध और भावनाएं। तो आपको बताना थीम आधारित शब्दावली है, समूह शब्दावली है, शब्द समूह है या शब्द जाल है। तो 107 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि थीम आधारित शब्दावली। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि आधारित शब्दावली थीम आपको दिया रहा होगा, पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा EVS में। ठीक है, उसमें थीम आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कहा गया वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो आपको बताना संज्ञानात्मक,
अकादमिक भाषा निपुणता, ठीक है, बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, अंतर्व्यक्ति भाषा निपुणता। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थी में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास या उच्च स्तरीय भाषा कौशल, ठीक है। तो 109 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का विकास करना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो आपको बताना ये जानने की व्याकरण प्रश्न तत्वों को कैसा किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरण तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, ठीक है। तो आपको बताना है, तो 110 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानियाँ पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, पारस्परिक लेखन, ठीक है, पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, वाक्य श्रुतलेख या पारस्परिक सूत्रलेख। तो 111 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पारस्परिक श्रुतलेख, ठीक है। आमने सामने बैठकर एक दूसरे की बात को सुनकर लिखना जो है वो पारस्परिक श्रुतलेख के अंतर्गत आता है। 111 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। आपको बताना कि भाषा के बारे में क्या सही नहीं है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आपको बताना, इसमें नहीं पूछा गया है, तो संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है गलत है, उसकी भी व्याकरण होती है, ठीक है। 112 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, दिया गया त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि जो त्रिभाषा सूत्र है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा हिंदी भाषा के रूप में, या मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी भाषा के रूप में। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है, इसी को त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, दिया गया उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, या उन शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधारने लाने की जरूरत है। यह चौथा है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 114 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलना सुधारने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहा है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 115 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है, कहा गया है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, परभाषा व्यवहार, ठीक है, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण या भाषा अर्जन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परभाषा व्यवहार यानी ट्रांसलैंग्वेजिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 116 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे, समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, अध्ययन कौशल। तो 117 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा
बारीकी से पठन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो आपको बताना कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, इसको ही अंतर्भाषिक पहचान कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। सभी तीनों भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी, या अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। तो 119 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो 119 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। आपको फिर से नहीं का ध्यान रखना, नहीं पूछा गया कि नहीं है। तो सराहना बोधन के लिए पठन, बहिर्वेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, या आनंद के लिए पठन। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्याकरण अधिगम के लिए पठन जो है वो विस्तृत पठन का अध्ययन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं भाषा द्वितीय हिंदी। ठीक है, जो सेकंड लैंग्वेज है पेपर 2 में आई हुई सीटेट जनवरी 2024 में। अब हम लोग उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सर्वाधिक विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा आपको क्वेश्चनों पे लेके चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 121 है कि गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो, ठीक है, तो आपको बताना कि एआई कैसी होनी चाहिए। मानवीय क्षमताओं को कम करे, मानवीय गुणों का संस्कार दे, कम समय में अधिक कार्य करे, बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों का संस्कार दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, समूह से भिन्न शब्द है। आपको बताना है पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर, या चाय वाय। तो समूह से भिन्न शब्द जो है वो 122 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चाय वाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है कि मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आपको मालूम होगा प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय में ये प्रत्यय है। ठीक है, अब ये प्रत्यय हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, ठीक है, सिर्फ मानव शब्द बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है। क्वेश्चन नंबर 124 में कहा गया है एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इसमें कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा। तो आपको बताना है कि एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इनमें कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा, चिकित्सा, शिक्षण, खेतीबाड़ी या आविष्कार। तो 124 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेतीबाड़ी। ठीक है, एआई को जन्म देने वाला कारक है। आपको बताना आवश्यकता, तकनीकी, सभ्यता या मानव। तो एआई को जन्म देने वाला कारक कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपने गद्यांश पढ़ा ऊपर, तो उसमें मानव। ठीक है, एआई का अर्थ है, आपको बताना है एआई की फुल फॉर्म बतानी है, एप्पल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट या एप्पल इंस्टीट्यूशन। तो इसका एआई का जो अर्थ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 126 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव नकारात्मक होगा, शून्य होगा, सकारात्मक होगा, अधिक होगा। तो 127 का राइट आंसर क्या होगा कि ये जो है एआई से शिक्षा जगत में भी प्रभावित होगा, नकारात्मक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो नकारात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, दिए गए चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा। तो 128 का राइट आंसर आपका क्या होगा, डॉक्टरों को जॉब देगा, केस हिस्ट्री बना देगा, अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा। तो चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई जो का भविष्य जो है वो केस हिस्ट्री बना देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहद तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरह संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष से असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना।
योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। इसके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही को ही संभाल नहीं करता, यह मन बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता रहता है। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपको बताना योग के माध्यम से प्राणायाम करना, प्राण के माध्यम से योग करना, प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, प्राण और शरीर का सामंजस्य। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 129 का आपका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका प्राण और शरीर का सामंजस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है, विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। आपको बताना कि विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। संतुलित, स्वस्थ, स्वास्थ्य या व्यवस्थित। तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 है, दिया गया प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास डैश में है। आपको कार्यस्थल में भरना है, शिक्षा, योग, चिकित्सा या शिक्षक। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? योग। ठीक है। प्राण वायु को सशक्त बनाने में अभ्यास योग में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 है, प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित डैश होकर बहती है। तो आपको बताना व्यवस्थित, अव्यवस्थित, उत्तेजित या मंद मंद। तो 132 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्थित। प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, रोग का कारण है। आपको बताना रोग का कारण क्या है? प्राण वायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, अपने शरीर की उचित देखभाल ना करना। तो आपको बताना 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन जो है रोग का कारण है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेहतरीन क्लासेस के लिए सीटेट की हिंदी, मैथ, ठीक है, ईपीएस, सीटीपी की क्लासेस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध से है अच्छे शरीर, प्राणवायु, योगाभ्यास, बीमारियों के अभाव। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 134 से क्या हो जाएगा? अच्छे स्वास्थ्य का संबंध जो है वो प्राणवायु से है। क्वेश्चन नंबर 135 है, बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। आपको बताना है। तो बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? बुद्धिक, बौद्धिक, बौद्धिक या बौद्धिक। तो इसमें बनेगा आपका राइट आंसर बी, बौद्धिक। ठीक है। बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर बौद्धिक शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? श्रव्य भाषावाद, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का आपका क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रव्य भाषावाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषा जानता है। घर में वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रभा के 4 भाषाएं बोलता है। विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? परिभाषिक, ट्राइलिंगुअल योग्यता, कोड जाल, कोड मैचिंग, कोड से आगे जाना, कोड मूविंग, अंतर्भाषा, इंटर लैंग्वेज। ठीक है। तो आपको बताना। तो 137 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिभाषिक। ठीक है। ट्रांसलैंग्वेज योग्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम में कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थन करता है। चौथा है, प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। यहाँ पूछा गया सही, तो सही वाला हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 139 है, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तु का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? शिक्षण सामग्री, वास्तविक वस्तुएं, खाना पकाने के बर्तन या वास्तविक जीवन के कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 139 क्या हो जाएगा? ये जो है वो वास्तविक वस्तुएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? आपको बताना है। किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए ये जानना। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आपको राइट आंसर क्या होगा? बताना है।
तो घोषणात्मक ज्ञान क्या है? ये जो है वो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 है। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या कहा गया कि यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? आपको बताना है। समालोचनात्मक विश्लेषण, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता या साक्षरता विकास। ठीक है। तो 141 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है, परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? भाषाओं के शिक्षण अध्ययन के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित। भाषा किस तरह से एक समय अधिक अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं? एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं के संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए? इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। तो आपको बताना है कि परभाषा व्यवहार क्या है? तो वो जो है एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 143 है, दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? तो आपको बताना है कि मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन या अंतिम रूप देना। तो क्वेश्चन नंबर 143 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको ये सही क्रम में याद कर लेना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। ये दूसरा, रूपरेखा तैयार करना तीसरा, प्रारूप लिखना चौथा, पांचवा संपादन और अंतिम स्वरूप देना छठा। ठीक है। ये 6 चरणों में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल या संज्ञानात्मक कौशल? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अध्ययन कौशल कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, दिया गया नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुख और कठिनाई को सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की की प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अभिव्यक्ति परक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न या विमर्श संबंधी प्रश्न। तो आपको बताना, तो 145 का क्या हो जाएगा? पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। ठीक है। 145 को ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, दिया गया कक्षा 8 अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थी को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? लेखन कार्य, अनुच्छेदन श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख या श्रवण कार्य। 146 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो रहेगा वो श्रवण कार्य रहेगा। यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। आपको बताना है कि अंतर्भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ठीक है, BICS, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। तो आपका बताना है ये किस में आएगा? तो 147 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, दिए गए भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना, बिल्कुल ठीक है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। तो 148 का आपका राइट आंसर क्या है? सही नहीं पूछा गया है ना। हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149 है। क्वेश्चन नंबर 149 को पढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा गया है। 149 का सही राइट आंसर मैं आपको बताना हूँ कि सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। व्याकरण ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम में न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना या भाषागत तत्वों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक, ठीक है,
ये गद्यांश दिया गया, आपको पढ़ना है और इनमें से उत्तर बताना है। तो ठीक है, आइए गद्यांश को पढ़ते हैं कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। ठीक है, हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिया गया विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आपको बताना है कि विधान में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो विधान में एक प्रत्यय लगाने पर वैधानिक शब्द बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, पूछा गया गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि ऊपर जो गद्यांश दिया उसके अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य, विचार और भावों की पवित्रता। ठीक है, तो आपने ऊपर गद्यांश पढ़ा था तो उसमें दिया गया था कि विचारों और भावों की पवित्रता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, पूछा गया है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। आपको बताना है कि आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, मन में कोमल भाव जगाना। ठीक है, तो 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मन के बुरे भावों को दूर करना आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, पूछा गया बुनियादी आवश्यकता है। तो आपको बताना है भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता। तो बुनियादी जो आवश्यकता है वो क्या है, वो है आपकी बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, समूह से भिन्न शब्द है। आपको भिन्न शब्द बताना है। निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ और स्वच्छता। ठीक है, तो आपको बताना है। तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ। ठीक है, ये सबसे भिन्न है। निर्मलता, सम्मान और स्वच्छता ऊपर गद्यांश में आपको दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। आपको बताना कि आंतरिक स्वच्छता से कौन संबंधित नहीं है। शांति, प्रेम, शिक्षा और निर्मल विचार। तो 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। शांति, प्रेम और निर्मल विचार आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, बुनियादी में प्रत्यय है। आपको बताना है कि बुनियादी में कौन सा प्रत्यय है, यादी, ई या दी। ठीक है, तो 97 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। बुनियादी में ई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। आपको बताना है बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा, पर्यावरण, जन्मजात गुण और बाह्य स्वच्छता। तो आपको बताना है। तो 98 का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा और पर्यावरण, ये विशेष का संबंध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है। आपको बताना है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इसका क्या आशय है। तो भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है, या बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे दिया गया नीचे दी गई कविताओं की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए और 100 से 105 तक जो हैं वो क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चढ़ी लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश से प्रतिबिंबित होता है। आपको बताना है। कीमत बड़ी चुकाई थी, गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, लंबी चली लड़ाई थी, वीर शहीदों के बलिदान से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपको अभी आपने ऊपर कविता पढ़ी, उसमें क्या था कि लंबी चली लड़ाई थी। ठीक है, 100 का राइट आंसर आपका
30 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? आपको बताना कि प्रत्यय, तो आपको हमेशा याद रखना कि शब्द में जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। तो नीति में जो आपका प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 101 का 1, ठीक है। 102 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 102 क्वेश्चन देखें, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया, शस्त्रों का निर्माण किया गया, तो ये हो जाएगा अपने जीवन की आहुति दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 में कहा गया है, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, वीरों के बलिदान को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को, वीरों की कूटनीति को। तो 103 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीरों के बलिदान को। 104 है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद है, आपको बताना है स्वधनाभिमान, 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 स्वधनाभिमान। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्वधनाभिमान, ठीक है, स्वाभिमान। क्वेश्चन नंबर 105 है, कविता में किस छल की बात की गई है? आपको बताना है, व्यापारी वन मिलकर मिलावट करने की, व्यापारी वन पैसों का हेर फेर करने की, व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने की, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 105 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको नहीं को मार्क कर लेना, ध्यान देना, ठीक है। वाक्य और शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए, ठीक है, दिया गया बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किस तरीके से है? शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए, उच्चारण का अभ्यास करने के लिए, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के शब्दावली को समृद्ध करने के लिए। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्चारण का अभ्यास करने के लिए बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना ये सीखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 107 में कहा गया है कि कौन सा उपागम विधि बच्चों की भाषा कक्षा में अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? नहीं का आपको ध्यान देना है। तो संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य भाषिक विधि या प्राकृतिक उपागम। तो 107 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड जो है वो मातृभाषा को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सशर्त पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधियों को देखने में मौके मिलने चाहिए, ठीक है। तो 108 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का स्वसर पठन सर्वाधिक रूप से हो सकता है, ठीक है। 108 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण अधिगम शिक्षण उपागम अक्षर और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? तो आपको बताना है। तो 109 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ध्वनि विज्ञान निर्देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन या प्रारूपण? तो 110 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है प्रूफ रीडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। दिया गया कक्षा 3 की अध्यापिका अपने कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो इसमें दिया गया क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग के प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? क्या इन पुस्तकों के लेखक माने जाने हैं बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? तो आपको बताना है। तो 111 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 का हो जाएगा राइट आंसर आपका 4। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। दिया गया कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? संप्रेषणात्मक, प्रत्यक्ष, सर्वभाषिक या प्राकृतिक? तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है? वो संप्रेषणात्मक उपागम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों में से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? तो आपको बताना है, ठीक है। नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय श्रवण,
मौखिक प्रवाह अभ्यास। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का मौखिक प्रवाह अभ्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। ठीक है, आपको नहीं को मार्क कर लेना, नहीं पूछा गया है। तो व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। ठीक है, तो नहीं पूछा गया है, तो 114 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। दिया गया एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी को के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है। नहीं पूछा गया है। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और उपयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित, स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों को प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। एक अध्यापक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए खुरदरी होनी चाहिए। ठीक है, 115 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 116। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। तो 116 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करवाना। ठीक है, 116 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब तक अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। वे सभी कॉपी के अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। ये बे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अविकल्पना का नहीं है। तो आपको नहीं का ध्यान रखना है। तो प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत, तकनीकी और पाठ्यचर्या। तो 118 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्त सिद्धांत। ठीक है, ये पाठ्यपुस्तक अविकल्पना का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षता को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाले समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। आपको बताना है। मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्ष की सजावट करके, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। ठीक है, तो 119 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, विकास के विभिन्न आयामों को बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ठीक है, 119 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए। दृष्ट, शब्दावली और प्रतिपादन की पहचान, डिकोडिंग और भाषा बोधन, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध, ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 120 का राइट आंसर आपको हो जाएगा डिकोडिंग तथा और भाषा अबोधन। ठीक है, तो ये थे भाषा प्रथम। ठीक है, सीटेट जनवरी 2024 के क्वेश्चन। आइए हम लोग अब देखते हैं भाषा सेकंड, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय भाषा हिंदी, जो कि जनवरी सीटेट 2024 में आए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, भाषा सेकंड हिंदी। तो इसमें गद्यांश दिया गया है। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प कीजिए। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सीधे क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है, गद्यांश में किस संकट की बात की गई है। ठीक है, आपको बताना है। तो गद्यांश में जो है वो जल संकट की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग कितनी है। तो उसमें दिया गया है कि लगभग 40 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 40 करोड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है किसमें, भारत में, संयुक्त अरब अमीरात में, पाकिस्तान में, अमेरिका में। तो गद्यांश में दिया गया है कि भारत में 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
नीनो का प्रभाव पड़ता है जल स्रोतों पर, मानसूनों पर, मानव पर, जलवायु पर। तो 124 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानसून पर। ठीक है, 124 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 125, इस ग्लेशियर का 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। तो 2.25 किलोमीटर भाग में रेखांकित पद है, आपको बताना क्या है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। तो 125 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वो परिमाणवाचक है। ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा, ये जो वो है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका क्या कारण है, आपको बताना है। ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में कमी आना, ग्लेशियर के क्षेत्रफल में वृद्धि होना, ग्लेशियर का ना पिघलना। ठीक है, तो 126 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लेशियर का तेजी से पिघलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद है। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण या विशेषण। तो 127 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये है क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है, आपको बताना है पर्यावरण में मूल शब्द और उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो 128 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, परि इसमें उपसर्ग है और आवरण इसका मूल शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है, गद्यांश है, इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थायी है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह भी है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, स्वतंत्र का विलोम है, आपको बताना है कि स्वतंत्र का विलोम क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, परतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, पाप और पुण्य दोनों की तुलना, ठीक है, डैश और डैश की जंजीर से की गई है। तो आपको बताना किस किस, लोहे और स्वर्ण की। ठीक है, 130 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी 2 नंबर। समूह से भिन्न शब्द आपको बताना, स्वतंत्र, अस्थाई, प्यारा, फल। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फल। ठीक है, स्वतंत्र, अस्थाई और प्यारा जो एक तरह के हैं, और जो फल है वो इससे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, प्राप्त करना बहुत श्रमसाध्य है, हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो 132 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम स्वीकार नहीं कर सकते। 133 नंबर है, इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है, पूर्ण, स्थायी, अस्थायी, अपूर्ण। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है स्थायी। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, पाप और पुण्य दोनों डैश हैं, आपको बताना है कि पाप और पुण्य दोनों डैश क्या हैं। ठीक है, तो वो क्या हैं, अस्थायी हैं। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश और के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों से मुक्ति अनिवार्य है, दोनों में बंधन है, दोनों में स्वतंत्रता है। तो 135 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि दोनों में बंधन है। ठीक है, देखिए ये जो क्लास है वो आपकी सीटेट जनवरी 2024 में हिंदी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं की क्लास है। तो आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि कोई नई भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है, अपने समाज में सहजात वाच्य को मूल भाषा बोलने वाले के सतत संपर्क के माध्यम से सर्वभाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और अभ्यास करना, लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर, या ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। तो 136 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने समाज में सहजात वाचकों के सतत संपर्क के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, इसमें दिया गया पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिसमें कठिन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो, विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले में ले जाएं,
ले जाया करें, जिससे कि वह पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन हो और रुचि पैदा हो। अध्यापकों को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो 137 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम से लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति, चित्र कार्डों को क्रम से लगाना। ठीक है, तो 138 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है। पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? विराम चिन्हों का, उचित गति के साथ पठन, समझ के साथ पठन, वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना। तो 139 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस समझ के साथ पठन। ठीक है, एक अच्छी वाचन यानी बोलना गतिविधि वह है जिसमें शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, अधिकांशतः मुखरित विद्यार्थियों की ही सहभागिता रहती है, अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं। ठीक है, अच्छी वाचन यानी बोलना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है। दिया गया है बुनियादी चरण के आकलन के उपकरण और प्रक्रिया की अवकल्पना इस तरह होनी चाहिए जो बच्चे के अधिगम अनुभव पर सहज विस्तार बन सके। शिक्षार्थी की प्रवृत्ति का उसके समक्ष कक्षा प्रदर्शन संदर्भ में पढ़ने विश्लेषण किया जाना चाहिए। अध्यापक सभी शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, एक विधि का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें जांच पत्र और परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सकें। तो 141 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ सर्व पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यता का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्ता देती हैं, विविधता वाले शिक्षार्थियों का तथा पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती हैं, कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। तो आपको बताना है, तो 142 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि विविधता वाले शिक्षार्थी तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। ठीक है, 142 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है, जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हैं? तो आपको बताना है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं इस कथन से असहमत हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी विज्ञान के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं, अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक शिक्षण, व्याकरण अनुवाद, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि। तो आपको बताना है 144 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा व्याकरण अनुवाद। ठीक है, 144 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। विकास में कोई संबंध नहीं है, उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत अनुकरण के प्रकार से संबंधित हैं। तो 145 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित जिनमें बच्चे रहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास और भाषा की ये परिभाषा है। 145 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है। समग्र भाषा उपागम क्या है? कौशल आधारित, ध्वनियों का मिश्रण, ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना, अर्थ आधारित। तो 146 का आपका क्या हो जाएगा? समग्र भाषा उपागम जो है वो अर्थ आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है। यदि बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाओं का बोलना सुनते हैं, 2 भाषाओं को सुनने के अवसर बच्चों को लाभ पहुँचाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, समझ में भ्रमित करते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 147 का राइट आंसर होगा बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 है। दिए गया इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहते हैं कि वे विषय वस्तु से विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। यह है गहन पठन, निर्देशित पठन, आनंद के लिए पठन, या विस्तृत पठन। तो 148 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये इंटेंसिव यानी गहन पठन है। क्वेश्चन नंबर 149 है। पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें।
बोलने की ये गतिविधि किस लिए आपको बताना है। नियंत्रित मौखिक अभ्यास, निर्देशित मौखिक अभ्यास, सक्रिय श्रवण या मौखिक प्रभाव्यास। तो 149 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक प्रभाव्यास। क्वेश्चन नंबर 150 है, दिए गए विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बनल प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है, संप्रेषणात्मक उपागम, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, संरचनात्मक उपागम या सर्वभाषिक विधि। ठीक है, तो 150 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वभाषिक विधि। तो ये थे आपके भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय हिंदी के सीटेट जनवरी 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न, ठीक है, जिनका हम लोगों ने डिस्कशन किया है। एक बार आप लोग फिर से ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन हैं और हिंदी क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। ठीक है, इसी तरह की बेहतरीन क्लास के लिए क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी वीडियो का लिंक डाल रखा है जो कि सीटेट से रिलेटेड है, आपको जाकर सभी को देखना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।